Let's resume our class from last stop. I was explaining the concept of collisions. मैंने collisions स्टार्ट कर दिया था और मैं समझा रहा था टू बॉडी हेड ऑन collision. टू बॉडी head on collision or two body means we'll be having two bodies. They would be approaching toward each other, they would be interacting with each other, there would be an impact of the two body and we'll call it collision, and after that impact the two body would separate from each other. दो बॉडी एक दूसरे के करीब आएंगी, एक दूसरे को अप्रोच करेंगी, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, दोनों का एक दूसरे के साथ में कुछ इंपैक्ट होगा और उसके बाद दोनों बॉडी एक दूसरे से अलग होंगी. वी कॉल इट कोलिजन. इसे हम कोलिजन कहते हैं. दिस कोलिजन वुड बी कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन इफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडी इज along the line joining their center of masses. दो bodies, this is body 1 having some mass m1 and this is body 2 having some mass m2. इन दोनों bodies की यदि relative velocity, if it is along the line joining their center of masses. बॉडी 1 का सेंटर ऑफ मास इधर है, बॉडी 2 का सेंटर ऑफ मास इधर है, एंड दिस इज द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर ऑफ मासेस. अब इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग होना चाहिए. इन दैट केस द कोलिजन इज टर्म्ड एज हेड ऑन कोलिजन. हम सारी थ्योरी, सारे कंसेप्ट हेड ऑन कोलिजन से ही सीखेंगे, हेड ऑन कोलिजन से ही समझेंगे. फिर इसके बाद कोई दूसरा कोलिजन आता है तो उसके लिए हम अपने कंसेप्ट को इंटीग्रेट करेंगे, इसी में थोड़ा रिसर्च करेंगे और इनोवेट करके किसी भी रैंडम कोलिजन के लिए हम इफेक्ट को सोचेंगे. डिटेल में सबसे पहले क्लास में मैं हेड ऑन कोलिजन समझाऊंगा. अब बॉडी 1 की वेलोसिटी कुछ v1 है एंड बॉडी 2 की वेलोसिटी कुछ v2 है. ऑफ कोर्स बॉडी 1 इफ इट इज फॉलोइंग बॉडी 2 एज एन फिगर, बॉडी 1 इज फॉलोइंग बॉडी 2. बॉडी 2 आगे चल रही है, बॉडी 1 पीछे चल रही है. यह कोलाइड तभी करेंगे जब यह दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, मतलब एक दूसरे के पास आएंगे. बिफोर कोलिजन द टू बॉडी मस्ट अप्रोच ईच अदर, ओनली देन दे वुड कोलाइड, अदरवाइज दे वुड नेवर कोलाइड. फॉर कोलिजन इट्स नेसेसरी दैट बिफोर कोलिजन देयर मस्ट बी some velocity of approach. We used to conceptualize velocity of approach before collision. This is the situation before collision. यह सिचुएशन बिफोर कोलिजन है और कोलिजन के पहले दोनों बॉडी को एक दूसरे को अप्रोच करना चाहिए, एक दूसरे के पास आना चाहिए, तभी तो वो टकराएंगे. यदि वो एक दूसरे के पास आएंगे ही नहीं, यदि एक दूसरे को अप्रोच करेंगे ही नहीं, तो कोलाइड कैसे करेंगे. अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन. ऑब्जर्व दैट बॉडी 1 इज अप्रोचिंग और मूविंग टूवर्ड बॉडी 2 with velocity v1, while body 2 is moving away
from body 1 with velocity v2. So overall, with what rate they are approaching toward each other, they are moving toward each other, I'll say it's v1 minus v2. v1, there is the velocity with which body 1 is moving toward body 2, while body 2 is moving away from body 1 with velocity v2. So what is the overall of the net rate of approach? It's a v1 minus v2. We used to conceptualize velocity of approach before collision. अब बॉडी 1 बॉडी 2 के करीब जाएगी, अल्टीमेटली दोनों बॉडीज टकराएंगी, दोनों बॉडीज टकरा गई. दिस इज बॉडी 1 हैविंग मास m1 एंड दिस इज बॉडी 2 हैविंग मास m2. दोनों बॉडी टकरा गई. नाउ दिस इज सिचुएशन आफ्टर कोलिजन. अब जरा एक बात सोचिए, बॉडी 1 पीछे से आई, बॉडी 2 से टकराई. टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद दोनों बॉडीज एक दूसरे से दूर जाने लगेंगी. टकराने के पहले एक दूसरे के करीब आ रही थी, टकराने के बाद एक दूसरे से दूर जाने लगेंगी. मतलब बॉडी 2 की कुछ वेलोसिटी हो जाएगी v2 डैश, जो कि ज्यादा होगी, और बॉडी 1 की वेलोसिटी होगी कुछ v1 डैश, जो कम हो जाएगी. इस सिचुएशन में अब हम कंसेप्चुलाइज करेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन. वी यूज टू कंसेप्चुलाइज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन. कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज एक दूसरे से सेपरेट करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे. अब जरा सोचिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन क्या है. बॉडी 2 बॉडी 1 से v2 डैश वेलोसिटी से दूर जा रही है. बॉडी 2 बॉडी 1 से v2 डैश वेलोसिटी से दूर जा रही है, जबकि बॉडी 1 बॉडी 2 के पास जा रही है v1 डैश वेलोसिटी से. सो व्हाट इज द ओवरऑल रेट ऑफ सेपरेशन ऑफ टू बॉडीज? इट्स v2 डैश माइनस v1 डैश. This is velocity of separation after collision and this is velocity of approach before collision. किसी भी collision phenomena के लिए यह दोनों मैंडेटरी टर्म्स होंगी, मैंडेटरी डेफिनेशन होगी. यह हमेशा इंट्रोड्यूस करी जा सकती है. कोलिजन तभी होएगा जब बॉडी अप्रोच कर रही हो और कोलिजन के बाद बॉडी सेपरेट भी होंगी. अब इस आधार पर हम कोलिजन के लिए एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं. इस कंसेप्ट का हम इस्तेमाल कोलिजन पढ़ते और सीखते समय करेंगे. दैट कंसेप्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ restitution. Here we introduce the concept of coefficient of restitution. We denote it by E. हम इसे E से डिनोट करते हैं. Now the basic definition is velocity of separation after collision upon velocity of approach before collision. We define it as velocity of separation after collision upon velocity of
approach before collision. यदि ऊपर वाली सिचुएशन को देखूं, ध्यान रहे रटना नहीं है कि ये v1 माइनस v2, इसे समझना है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब किस रेट से बॉडी से एक दूसरे के करीब आ रही है कोलिजन के पहले। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब किस रेट से बॉडी से एक दूसरे से दूर जा रही है कोलिजन के बाद। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा बॉडी 1 पीछे हो बॉडी 2 आगे हो। अरे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इसको बॉडी 1 बोल दोगे, इसको मास m1 बोल दोगे, इसकी वेलोसिटी v1 बोल दोगे, इसको बॉडी 2 बोल दोगे, मास m2, वेलोसिटी v2, तो आप क्या v1 माइनस v2 लिखोगे? अरे भाई फिर आपने इसको बॉडी 1 कहा है, इसको बॉडी 2 कहा है, इसकी v1 इसकी v2, अब आप डेफिनेशन लिखोगे v2 माइनस v1। इन चीजों को रटना नहीं है, समझना है, शब्दों को समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस लैंग्वेज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका मतलब क्या हुआ? बिफोर कोलिजन, इसका मतलब क्या हुआ? बिफोर कोलिजन कैसी स्थिति होगी? जो बॉडी पीछे होगी, जो बॉडी फॉलो कर रही है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए, तभी तो वो अप्रोच करेगी, तभी तो टकराएगी। और टकराने के बाद जो बॉडी आगे है उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी और वो सेपरेट करने लगेंगी। Will define coefficient of restitution E as velocity of separation after collision upon velocity of approach before collision. अब velocity of separation after collision इस केस में जैसे मैंने लिखा v2 डैश माइनस v1 डैश, यह वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 डैश माइनस v1 डैश अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। This is velocity of approach before collision, v1 minus v2. This is a mandatory definition that we always define for any collision. किसी भी collision के लिए यह definition हम अवश्य लिखेंगे। अब इसे define करने के बाद मैं एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूं वंस अगेन, जो हर एक कोलिजन में जनरलाइज्ड कंसेप्ट है, दैट इज अबाउट मोमेंटम कंजर्वेशन। हमने मोमेंटम कंजर्व करने के लिए दो प्रिंसिपल देखे हैं, समझे हैं। मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन को साफ कर दे रहा हूं। ये डेफिनेशन आगे मैं हर जगह पर इस्तेमाल करूंगा। अब मैं कोलिजन के दौरान दूसरा कंसेप्ट जो हम हमेशा अप्लाई करेंगे, दैट इज मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, वह चीज समझा रहा हूं। मोमेंटम कंजर्व करने के लिए हमने दो कंसेप्ट समझ रखे हैं। पहला कंसेप्ट, यदि इवेंट के दौरान कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा हो, फिनोमेना के दौरान कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो, तो dp बाई dt जीरो हो जाएगा। dp बाई dt जीरो हुआ मतलब मोमेंटम कांस्टेंट। यह तो एक कंसेप्ट था ही मोमेंटम कंजर्व करने के लिए। दूसरा कंसेप्ट, दूसरा प्रिंसिपल, दैट इज इवन इफ सम एक्सटर्नल फोर्स इज देयर, इवन इफ सम एक्सटर्नल फोर्स इज देयर, if the phenomena is occurring in almost zero time, during that phenomena momentum would remain conserved. हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स इज
dp by dt. Let's say it's finite. External force is dp by dt. Let's say this is finite. dp is f external dt. I rearrange this equation and then I integrate this equation on both the sides. Integral of dp, integral of f external dt. But integral of dp is p, from initial momentum to final momentum. This is initial momentum or final momentum minus initial momentum, और there is a change in momentum. हम इस तरह से लिख देते हैं. इंटीग्रल पहले तो dt ऊपर ले गया तो dp इक्वल टू एफ एक्सटर्नल dt आ गया. I integrated this expression on both the side. Integral of dp, integral of f external dt. dp, integral of dp is p, from initial momentum to final momentum. I apply the limits. पहले अपर लिमिट रखी फाइनल मोमेंटम, फिर लोअर लिमिट रखी इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज चेंज इन मोमेंटम. मीन्स change in momentum, which is final momentum minus initial momentum, is integral of f external dt. इस इक्वेशन का मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मोमेंटम चेंज होता है, मगर तभी चेंज होता है जब टाइम फाइनाइट हो. जब इंटीग्रल dt करेंगे तो एक फाइनाइट टाइम के लिए यह फोर्स लग रहा तो मोमेंटम चेंज होता है. बट इफ dt इज जीरो, dt इज जीरो मतलब हम कोई ऐसा इवेंट स्टडी कर रहे हो, हम कोई ऐसा फिनोमेना ऑब्जर्व कर रहे हो जिसको होने में, जिसकी ऑकरेंस में कोई समय ही नहीं लग रहा. ऐसी कंडीशन में इंटीग्रल ऑफ एफ एक्सटर्नल dt वुड बिकम जीरो. ऐसी कंडीशन में डेल्टा p वुड बी जीरो. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज जीरो और final momentum is equal to initial momentum. We used to say momentum is always same if time of event is zero. Momentum is always same or always conserved or always constant if time of event is zero. अब बस यही कंसेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं. We always say any collision occur in zero time. हम कहते हैं कि कोई भी कोलिशन जो हो रहा है, जिस भी कोलिशन को हम देखेंगे उसको जीरो टाइम में होता हुआ देखेंगे. वी एज्यूम द इवेंट ऑफ कोलिशन टू बी ऑकरिंग इन जीरो टाइम एंड हेंस मोमेंटम जस्ट बिफोर द कोलिशन वुड बी इक्वल टू मोमेंटम जस्ट आफ्टर द कोलिशन. Momentum is always conserved during any collision. Momentum is always conserved. It may be any type of collision. We assume collision occurring in zero time.
हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि कोई सा भी कोलिजन जो हो रहा है वह जीरो टाइम में हो रहा है, एंड हेंस momentum just before the collision would be equal to momentum just after the collision. Momentum before the collision would be equal to momentum after the collision. Momentum is always conserved during any collision. किसी भी तरह का collision हो, अभी हम दो तरह के collision देखेंगे, कई तरह के collision देखेंगे, but momentum is always conserved. Momentum is always conserved during any collision. अब दो तरह के collisions होंगे. Collision may be categorized into category: elastic collision, perfectly elastic collision, and inelastic collision or non-elastic collision. The first is elastic collision or perfectly elastic collision. During perfectly elastic collision, total mechanical energy is conserved. कोई सा भी ऐसा collision जिसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो रही है उसे हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं. टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन. टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ऐसे इलास्टिक कोलिजन के दौरान एनर्जी का कोई सा भी पार्ट ना तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ना साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ना लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ना किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है. टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा टोटल मैकेनिकल एनर्जी ही बनी रहती है. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये हमेशा कंजर्व रहती है ड्यूरिंग एनी इलास्टिक कोलिजन. While another type of collision is non-elastic collision. Non-elastic collision or inelastic collision. In this, total mechanical energy is lost in any form. Fraction of total mechanical energy
lost in the form of sound energy or heat energy or light energy or any other non-mechanical energy or in any other non-mechanical form. देखिए, यह एक छोटा सा चौक, छोटा सा पार्टिकल, मैंने इसको तेजी से बोर्ड पर हिट कराया। जैसे ही यह बोर्ड से टकराया, एक आवाज हुई। एक और बार हम हिट करा के देखते हैं। कैन हियर द नॉइस। ये जो आवाज हुई टकराने की, ये आवाज हुई, इसका मतलब कुछ एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुई। इस टकराने के दौरान जो भी पार्टिकल की एनर्जी थी वह साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुई। इसका मतलब कि यह जो कोलिजन था, यह इलास्टिक कोलिजन नहीं था, यह इनइलास्टिक कोलिजन था, नॉन इलास्टिक कोलिजन था। मैं कॉन्स्टेंटली हथौड़ी को इस तरह से मारता रहूं तो हथौड़ी भी गर्म हो जाएगी, बोर्ड भी गर्म हो जाएगा। इसका मतलब वह जो कोलिजन है वह इनइलास्टिक कोलिजन। हम आगे ऐसे भी कोलिजन्स देखेंगे जहां पर पार्टिकल टकराता है और टकराने के बाद वहां से लाइट एनर्जी रेडिएट हो जाती है। साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, दे आर नॉन मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। यदि कोलिजन के दौरान एनर्जी किसी भी नॉन मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो वह नॉन इलास्टिक कोलिजन या इनइलास्टिक कोलिजन कहलाएगा। और कोलिजन के दौरान मैकेनिकल एनर्जी पूरी तरह से कंजर्व्ड है, मैकेनिकल एनर्जी किसी भी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही है, इन दैट केस वह इलास्टिक कोलिजन कहलाएगा। जैसे एयर के मॉलिक्यूल्स जब आपस में टकराते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स जब आपस में टकराते हैं, उस दौरान हमारे चारों तरफ ढेर सारी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, इनके मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं। क्या इन टकराने की कभी आपने आवाज सुनी? नहीं। क्या इनके टकराने से वहां कोई गर्मी पैदा हो रही है? नहीं। क्या लाइट रेडिएशन एमिट हो रही है? नहीं। गैस मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन होता है, इस कोलिजन के दौरान टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसी भी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है। इलास्टिक कोलिजन हम कहते हैं। गैसियस स्टेट में काइनेटिक थ्योरी पढ़ते समय हमने इसे एक पोस्टुलेट के रूप में भी पढ़ा है। गैसियस स्टेट चैप्टर पढ़ रखा है, पहले सारे लॉ पढ़े थे, फिर हमने काइनेटिक थ्योरी, और उस काइनेटिक थ्योरी में लिखा हुआ है द कोलिजन्स बिटवीन gas molecules is perfectly elastic collision, which means that total mechanical energy during the collision is conserved, which means that during the collision no fraction of energy is either converted into sound energy, heat energy or light energy. It's elastic collision. Although हमारे आसपास होने वाले अधिकतर कोलिजन्स नॉन इलास्टिक कोलिजन होते हैं, किसी भी बॉडी में, फाइनाइट साइज की बॉडी में जो हमारे आसपास हो रहे हैं, क्योंकि अधिकतर कोलिजन के दौरान हमें आवाज आती है, कुछ गर्मी भी होती है, साउंड एनर्जी में कुछ एनर्जी कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में कुछ एनर्जी कन्वर्ट होती है। हम सबसे पहले तो समझेंगे और पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन के बारे में। इलास्टिक कोलिजन के बारे में हम कांस्टेंट इक्वेशंस ऑब्टेन करेंगे और इलास्टिक कोलिजन के अलग अलग केसेस को समझेंगे। आज का मेरा पूरा का पूरा लेक्चर आगे का इलास्टिक कोलिजन में ही डिवोट करूंगा। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा नॉन इलास्टिक कोलिजन।